दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने पोएम पढ़ी थी द बस कुछ दिनों पहले, हाँ। उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आज हम लोग करेंगे। तो बच्चों, इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन के जो नोट्स होंगे वो आपको वेबसाइट www.ourguruji.in पर मिल जाएंगे। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? ठीक है। तो नोट्स आप वहाँ से ले लेना, वहाँ से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और रही दूसरी बात, देखो जब इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, आपको इसको एक्सप्लेन किया था मैंने द बस पोएम को, है ना? तो ऐसा होता है बहुत बार कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं एक्स्ट्रा मतलब देखा जाए तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो में आके समझाता हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं एक्चुअल में कुछ इन डेप्थ मीनिंग, कुछ डिटेल्ड मीनिंग होंगी जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान नहीं बताई थी, वो अब समझाऊंगा। तो देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को नहीं देखेंगे ढंग से, उनके लिए पोएम हमेशा अधूरी रहेगी। क्योंकि देखो कुछ बहुत मतलब इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं जो मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं हमेशा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा पोएट का, थोड़ा सा पोएम का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अरुण कोलात्कर इंडिया के प्रोमिनेंट मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट रहे हैं, है ना? और वो वेल नोन है, मतलब जाने जाते हैं अपने कलेक्शन जेजुरी के लिए। और जेजुरी एक बहुत ही फेमस पिलग्रिमेज साइट है, तीर्थ स्थल है महाराष्ट्र में। तो ये जो पोएम है इनकी द बस, ये ऑल्सो मतलब बिलोंग करती है, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट कलेक्शन। कौन से कलेक्शन से? जेजुरी कलेक्शन से बिलोंग करती है, उसी का एक हिस्सा है ये। जेजुरी खुद में एक बड़ी मतलब वो खुद में एक बड़ी पोएम है एक्चुअल में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है, इसलिए हम एक तरह से कलेक्शन की तरह बोलते हैं कि इसमें द बस पोएम है ना, इसमें एन ओल्ड वुमन पोएम है। बट एक्चुअल में पूरी एक ही पोएम है वो देखा जाए तो। ठीक है, अब हम आते हैं सेंट्रल आइडिया पर। तो सेंट्रल आइडिया में हम लोग क्या देखते हैं कि देखो जो पोएम जो है ना वो किस चीज पे केंद्रित है, सेंटर्ड है ना, उस चीज को। कि भाई देखो ये पोएम है बेसिकली जर्नी टू जेजुरी, यानी वो बस में सफर कर रहे हैं, जेजुरी जा रहे हैं। बेसिकली ऊपर से देखा जाए तो ये जर्नी है, यात्रा का पूरा वृत्तांत है, डिस्क्रिप्शन है। पर इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमको जानने को मिलती है इसमें? एक तरह से इंडियन लोकल बसेज है, उनकी कंडीशन के बारे में पता चलता है, वो किस तरह कंडीशन में, खिड़कियां नहीं है उनमें, पर्दे मतलब कांच नहीं है, वो टारपोलिन के पर्दे लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें हमें पता चलता है पोएट की ओवरऑल जर्नी के बारे में कि पोएट की यात्रा कैसी रही, वो थक गया बहुत एंड में ना, उस तरह से उसको इधर झटके लगे क्योंकि रास्ता भी खराब था। पोएट की ऑब्जर्वेशन, पोएट ने कैसे चीजों को जांचा परखा देखा, कैसे ऑब्जर्व किया, उसके बारे में पता चलता है। साथ में पोएट के कॉन्ट्रेरी बिलीफ्स के बारे में, मतलब पोएट मॉडर्न सोसाइटी को बिलोंग करता है और बेसिकली वो ट्रेडिशनल पीपल से मतलब अलग है। उसके विचार जो परंपरागत लोग होते हैं, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, उनसे हटकर है। वो चीज इसे नजर आती है क्योंकि इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, इसके सिर पे तिलक लगा होता है, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था आपको, है ना? तो एक्चुअल में ये उस बूढ़े व्यक्ति को उस नजर से, मतलब ये उसको ऐसे देख रहा होता है पोएट थोड़ा सा कि भाई ये बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो एक्चुअल में देखा जाए तो एक तीर्थ स्थल पे जा रहा होता है, परंतु पोएट के लिए उस तीर्थ स्थान का मतलब सिर्फ एक स्थान से है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मतलब बेसिकली वो आगे समझाऊंगा मैं, है ना? तो इसलिए वो एक मॉडर्न थिंकिंग वाला व्यक्ति है और उसके लिए एक जगह का महत्व सिर्फ जगह से है, ना कि वो तीर्थ स्थान है कि क्या है बेसिकली। तो उसके जो सिद्धांत है, उसकी जो बिलीफ्स है ना, उसकी जो धारणा है ना, वो अलग है ट्रेडिशनल पीपल से, है ना? धर्म के मामले में कह सकते हो आप यहाँ पे। तो पोएट इस तरह से माइन्यूट डिटेल्स जो है ना इन सबको बताता है और बहुत ही एक पूरी पिक्चर के रूप में, है ना, एक तस्वीर निकल के आती है इस पोएम में उसकी जर्नी की। ये सेंट्रल आइडिया था। थीम्स क्या क्या है? देखो, जर्नी, इंडियन बस की जर्नी। मेन थीम ऑफ द पोएम यही है कि भाई इसमें एक इंडियन बस है, लोकल इंडियन बस है, उसमें उसकी यात्रा जो पोएट की होती है उसने वो पूरी एक्सप्लेन करी है। यहाँ तक कि टाइटल भी इस चीज को ही दर्शाता है कि बस के बारे में, मतलब जर्नी के बारे में। पोएट ने पिक्चरिस्टिकली मतलब होता है एक्चुअली, इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक चित्र के रूप में, है ना, दिखाया है कि किस तरीके से वो बस थोड़ी सी खस्ता हालत में थी। प्लस जिसमें उसने टारपोलिन फ्लैप्स का इस्तेमाल किया हुआ था बस के अंदर, देखा जाए तो खिड़कियों की जगह मतलब ग्लासेस जो लगे होते हैं खिड़कियों में, उनकी जगह टारपोलिन फ्लैप्स का इस्तेमाल हो रखा था, जो कि लगातार फड़फड़ा रहे थे हवा में। जर्नी बहुत ज्यादा बम्पी, उबड़ खाबड़ थी। पोइट लास्ट में बोलता भी है कि एट द एंड ऑफ बम्पी राइड विद योर ओन फेस ऑन द ईदर साइड, मतलब आपका खुद का चेहरा इधर से उधर, चारों तरफ मतलब आपने झटके खाए हैं, कभी इधर कभी उधर। तो राइड काफी बम्पी थी, काफी ऊबड़ खाबड़ थी, मतलब बेसिकली ये चीज सिग्नल करती है रोड की कंडीशन के बारे में। तो एक तरह से पोएट ने अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो इंडियन बस में, और वो भी गांव के इलाके में होते हुए निकलता है, तो उसको कैसी यात्रा झेलनी पड़ती है एक तरीके से।
तो ये एक चीज तो ये हो गई थी। एक इसमें जो स्ट्रॉन्ग थीम है वो मॉडर्निटी की थीम है कि मॉडर्निटी अगेंस्ट ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, यानी परंपरागत बोल सकते हैं जो पुरानी विचारधारा है, धारणा है, उनके अगेंस्ट में मॉडर्निटी किस तरह से रिएक्ट करती है। तो देखो पोएम इस बात को हाईलाइट करती है क्योंकि जो ओल्ड मैन होता है ना पोएम के अंदर, वो उसके मतलब चेहरे पे तिलक लगा होता है, माथे पे तिलक लगा होता है, फोरहेड पे, ललाट पे, और वो तो एक बोल सकते हैं अच्छा खासा डिवोटेड पिलग्रिम होता है, बेसिकली तीर्थयात्री है काफी, जिसका बोल सकते हो कि मतलब पूरी श्रद्धा से जा रहा है, ठीक है। पर जो पोएट है ना वो नजर आता है कि भाई उसके जो बिलीफ से धारणा है वो उस ओल्ड व्यक्ति से अपोजिट है, क्योंकि देखो वो पोएट है ना वो नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, वो इस बात को बिलीव नहीं करता बेसिकली कि भाई धर्म वगैरह उसमें मतलब इतना उसका बिलीव नहीं है, वो बेसिकली उस जगह जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो सिर्फ एक यात्रा के तौर पे जा रहा है, एक जगह को देखने जा रहा है, मतलब उसके लिए वो धर्म से लेकर इंपॉर्टेंस नहीं है उस जगह की। उसके लिए इंपॉर्टेंस किस चीज से उसकी है कि भाई एक तीर्थ स्थल है, मतलब एक स्पेस, एक मतलब एक प्लेस है, एक्चुअल में एक अच्छी जगह है, मुझे एक जगह जाके देखने, नई जगह देखने को मिलेगी। जिस तरह से जो ट्रेवलर लोग होते हैं ना, उनका वो हर जगह को उस जगह की इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखते हैं, वो देखते हैं भाई हमको हमारे लिए क्या अच्छा लग रहा है इस जगह में, वो उस जगह को उस तरीके से देखते हैं। कि कोई मान लो पहाड़ों में जाएगा, उसको देखने भाई मुझे बर्फ देखनी है, मुझे सुंदर नज़ारे देखने हैं। पहाड़ों में कोई मंदिर भी होगा तो मंदिर के लिए मतलब मंदिर के प्रति उसकी हो सकता है इतनी श्रद्धा ना हो, उसके लिए उतना महत्व ना हो, उसको तो पहाड़ नज़ारे उससे मतलब है। उसी तरीके से पोएट जेजुरी जा रहा है तो वो उसके लिए धर्म इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, उसके लिए कि नई जगह देखने को मिलेगी, मैं उस जगह देखने जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो वो लास्ट में बोलता भी है ना एक स्टेटमेंट, यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। हाँ, पोएम में अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाले तो उसका अर्थ ऐसे निकलता है बेसिकली कि भीड़ काफी भी ज्यादा है, वो उतरते वक्त ही ध्यान रखना है कि ओल्ड मैन के सिर पे पैर ना रख दूं। बट अगर इसका डीप मीनिंग देखोगे, आप अंदर जाओगे इसके अर्थ में, तो आपको क्या पता चलता है, क्योंकि बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है कि आप कहीं ओल्ड मैन के सिर के अंदर ना घुस जाओ, यानी उसमें पैर ना रख दो। कहने का मतलब है कि ओल्ड मैन के पद चिन्हों पे, ओल्ड मैन जिन धारणाओं को मानता है आप वो ना मानने लग जाओ। बेसिकली वो उस ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल जो परंपरागत बिलीफ है उनके अगेंस्ट में बोल रहा है कि ये जो बिलीफ है ये पुराने हो चुके हैं, अब आपको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि वो खुद मॉडर्न बिलीफ को फॉलो करता है, वो बोल रहा है कि मेरे लिए इनका कोई महत्व नहीं है, तो कहीं आप गलती से ऐसे ओल्ड मैनों के संपर्क में आके इनके जैसे ना बन जाओ। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, आप उनके सिर में पैर ना रख दो, कहने का मतलब बेसिकली उनके दिमाग के अंदर जो थॉट्स भरे हुए हैं, कहीं आप उनके उन थॉट्सों के कदमों पे ना चलने लग जाओ। ये बोलना चाह रहा है, एक अर्थ इसका अंदर से ये भी निकल रहा है। ये चीज मैंने उस वक्त नहीं बताई थी, ये अब आप समझ लो। तो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसका इस तरह से अर्थ निकाला जा सकता है। तो ये मॉडर्निटी अगेंस्ट में हो गई ट्रेडिशनल बिलीफ्स के, ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस, देखो एलिट्रेशन, ये एक वैसी डिवाइस है जिसमें मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है वर्ड की स्टार्टिंग में, ठीक है, जैसे रोरिंग रोड र र, लिटिल लाइट ला ला, सॉर्ड ऑफ सनबीम सा सा, ठीक है। तो ये एलिट्रेशन हो गया। फिर है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट ऐसी डिवाइस है जिसमें कोई नाउन या प्रोनाउन है ना, उसके जस्ट पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है, उसके जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया। अब एडजेक्टिव जो इस्तेमाल किया गया है ना, वो बेसिकली है तो एक नाउन प्रोनाउन के साथ में, परंतु वो इस नाउन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, वो किसी और के लिए इस्तेमाल हुआ है, और वो अभी सामने उसका नाम भी नहीं लिखा गया आपको। जैसे उदाहरण के तौर पे रोरिंग रोड है, रोरिंग रोड में दहाड़ती हुई रोड, रोड थोड़ी ना दहाड़ रही है, रोड नाउन या प्रोनाउन है, नाउन है एक्चुअल में, रोड क्या है, नाउन है। जैसे मतलब मैंने तो एग्जांपल नाउन या प्रोनाउन, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है कहने का मतलब, परंतु यहाँ तो रोड तो नाउन है। तो इस नाउन के साथ में ये रोरिंग एडजेक्टिव है, ये विशेषण है, परंतु ये विशेषण इस नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये किसी और नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और वो नाउन क्या है, बस। ये बस के लिए इस्तेमाल हुआ है बेसिकली, परंतु यहाँ पे बस कहीं लिख नहीं रहा, यहाँ सिर्फ रोरिंग रोड लिखा हुआ है। तो उसका अर्थ तो ऐसा लग रहा है कि ये रोड के लिए बोल रहा है कि रोड दहाड़ रही है, परंतु दहाड़ कौन रही है, बस रही है, रोड नहीं दहाड़ रही है, यानी बस आवाज कर रही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, रोरिंग का ट्रांसफर हो गया किसी और नाउन के प्रति, मतलब उसके लिए, इसलिए इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं, क्योंकि मीनिंग ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन यानी व्यक्तिकरण या मानवीकरण। जैसे ये लाइन से, कोल्ड विंड कीप्स whipping एंड स्लैपिंग ए कॉर्नर ऑफ टारपोलिन एट योर एल्बो, कि ठंडी हवा लगातार कोड़े मार रही है, थप्पड़ मार रही है आपके कॉर्नर पे। किसके कॉर्नर पे? नहीं सॉरी, मतलब टारपोलिन का एक कॉर्नर है जो आपकी एल्बो पे लगातार थप्पड़ मार रहा है, थप्पड़े मार रहा है, किसकी वजह से? कोल्ड विंड की वजह से। तो लाइन कैसे लिखी गई है कि कोल्ड विंड मार रही है, कोल्ड विंड आपको कोड़े मार रही है, थप्पड़ मार रही है टारपुलिन के एक कोने का इस्तेमाल करके आपकी एल्बो पर,
ठीक है। तो कोल्ड विंड कोई इंसान थोड़ी ना है, वो तो हवा है। लेकिन यहाँ ट्रीट के इस सेंटेंस में किस तरीके से हमको अर्थ बताने की कोशिश की गई, जैसे कि बेसिकली कोई कोल्ड विंड कोई इंसान है और इंसान आपको कोड़े मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है ना? तो ये कोल्ड विंड का क्या कर दिया उन्होंने, मानवीकरण कर दिया है, एक मानव की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये पर्सनिफिकेशन होता है। कॉन्सोनेंस, लिटिल लाइट, जैसे उदाहरण दिया मैंने, लिटिल लाइट, ला और ला, परंतु इसके तुरंत बाद में वोवल साउंड क्या है, बदल गई है। लिटिल में ई आ रहा है और लाइट में ला आ रहा है, ला। तो ई और आ, तो ये एक तरह का कॉन्सोनेंट, वैसे जो कॉमन कॉन्सोनेंट्स होता है ना वो अलग है। कॉमन कॉन्सोनेंट्स हमें देखते हैं, लिटिल, टा, लाइट, टा, 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 टा साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग के बाद में कहीं भी हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग में होता है तो हम क्या मानते हैं, एलिट्रेशन मानते हैं, परंतु वर्ड के बीच में या पीछे कहीं कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो तो उसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लो उदाहरण दूं आपको कोई भी, बेसिकली जैसे मान लो मैंने लिखा ग्रेट, ठीक है, क्या लिखा मैंने, ग्रेट। फिर मैं बोलता हूं क्रिएट, ठीक है, र, रा, ग्रेट, क्रिएट, र, रा। अब रा साउंड का रिपीटेशन है, रा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, पर वर्ड की स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट्स का एग्जांपल है। आमतौर पे ये होता है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की स्टार्टिंग के अलावा कहीं भी आ जाए तो उसका रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स कहलाता है वो। परंतु अगर वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या लेते हैं, एलिट्रेशन। ठीक है, परंतु अगर वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है परंतु उसके तुरंत बाद में वोवल साउंड बदल जाए तो वो भी एक कॉन्सोनेंस होता है। ये थोड़ा डिफरेंट तरह का कॉन्सोनेंस होता है कि लिटिल, अब बहुत बार ऐसा नहीं होता है क्या, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल देता हूं आपको, फैट, फिट, फा, फा कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, हम मानेंगे कि एलिट्रेशन, एलिट्रेशन तो है ही, परंतु ये कॉन्सोनेंस भी है। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद वोवल साउंड, देखो फैट में क्या आ रहा है, फे, ए साउंड, और फिट में ई साउंड, तो वोवल साउंड बदल गई। जब ऐसे वोवल साउंड बदल जाती है ना कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के तुरंत बाद अगर वोवल साउंड बदल जाए तो उसे भी कॉन्सोनेंस ही मानते हैं। ठीक है, तो दो तरह से होता है कॉन्सोनेंस, ये मैंने आपको बता दिया। एक तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है परंतु वर्ड की स्टार्टिंग के अलावा कहीं और हो रही है, ठीक है, वर्ड के बीच में एंड में, वो कॉन्सोनेंस होता है, आमतौर पे वही होता है। और एक दूसरा ये स्पेशल केस है, तो वही चीज लिटिल और लाइट में है। अब देखो पिक्चर्स के एलिमेंट्स कौन कौन से है भाई, मतलब कैसे जो चित्रण दिखा रहे हैं हमारे सामने, मतलब चित्र के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो देखो पोएम में से कई सारी इमेजेस हैं, देखा जाए तो जो एक के बाद एक आती है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट ओल्ड मैन के चश्मे पे टकरा रही है, ठीक है, वो इंडिकेशन कहाँ दे रहा है कि सूरज उग गया, डे ब्रेक हो गया। तो एक चित्र हमारे दिमाग के सामने आया कि इससे रोशनी निकल, मतलब बस के अंदर घुसी, टारपुलिन के छेद में होके और ओल्ड मैन के चश्मे पे टकराई, और इससे हमको पता चल गया कि दिन उग गया है। तो ये चीज हमने आमतौर पर देखी है, हमने भी नोटिस किया है। फिर देखो आगे क्या होता है, उसी किरण में से एक टुकड़ा निकल के ड्राइवर की राइट टेम्पल, राइट कनपट्टी पे जाके टकराता है। इससे पता क्या लगता है कि बस मुड़ गई है, इसलिए ये रोशनी शिफ्ट होकर उसकी कनपट्टी पे चली गई। तो ये चीजें हमारे दिमाग में पिक्चर के रूप में क्रिएट करती हैं, मतलब पिक्चर के रूप में उभर के आती है। साथ में फ्लैपिंग, स्लैपिंग, रोरिंग, ये साउंड्स है, ये आवाज है, ये हमारे मतलब सेंसेस को अच्छी तरह से फील होती है, ये सेंसलेस है ये आवाजें। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो गए जो चित्र के रूप में उभर के आते हैं, पिक्चर्स के एलिमेंट्स हमारे लिए। अब देखो एलिमेंट्स, ट्रैवल लिटरेचर के एलिमेंट्स भी हैं इस पोएम के अंदर। ट्रैवल लिटरेचर, ट्रैवल लिटरेचर एक्चुअल में कौन सी लिटरेचर होती है, जो यात्रियों के द्वारा लिखी गई, चाहे वो बेसिकली किस तरह की यात्री, अधिकतर वो यात्री, देखो ट्रैवल लिटरेचर बेसिकली नई नई जगहों को देखने के लिए लिखी गई है, मतलब नई नई जगह जो देखी है उनमें क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, वो एक धार्मिक यात्रा पे गए, और मतलब धार्मिक यात्रा पे गए, वो बेसिकली जगह के लिए नहीं गए, वो धर्म से संबंधित कारण की वजह से गए, तो उसे ट्रैवल लिटरेचर में हम काउंट आमतौर पे नहीं करते हैं, मतलब बेसिकली आमतौर पे हम नहीं करते हैं। एक नई जगह देखने गए हैं, वो ट्रैवल लिटरेचर में आती है। देखो ट्रैवल लिटरेचर में बेसिकली जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जब पोएम है, अरुण कुरातकर वैसे ट्रैवल लिटरेचर के लिए जाने नहीं जाते, वो लिखते भी नहीं थे वैसा, परंतु जो पोएम है इसको हम ट्रैवल लिटरेचर में काउंट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है, जैसे राइटर है वो जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है, या उसका एक जुनून है, उसकी इच्छा है कि उसे नई जगह देखनी है, ये ट्रैवल लिटरेचर में होता है कि नई नई जगह देखने का जुनून या इच्छा है ना। वो कोई और इंटरेस्ट रिलेटेड नहीं होता उसका, कि उसे सिर्फ जगह देखनी है, ये मतलब होता है ट्रैवल लिटरेचर वालों का। तो देखो वो जो अपना जर्नी के बारे में लिखते हैं उसे ट्रैवल लिटरेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे पोइट है, उसका इंटरेस्ट एक तीर्थ यात्री के रूप में नहीं है उस जगह, उसका सिर्फ उस जगह से मतलब है कि मुझे नई जगह देखने को मिलेगी, तो वो एक ट्रैवलर की तरह जा रहा है वहां पे। उसकी इंपॉर्टेंस जेजुरी के लिए मतलब एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं है,
बेसिकली वो उसको जेजुरी वैसे ही लग रहा है जैसे कोई और स्थान है, एक नई जगह देखने को मिलेगी। तो ये सब ट्रैवल राइटर के गुण होते हैं। तो वही चीज है कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह की यात्रा थी, बहुत थका देने वाली बम्पी जर्नी थी, बस की हालत खराब थी, और उसने उसको बेसिकली उस तरह से एक्सप्लेन किया है। और जो चीज उसने ऑब्जर्व की रास्ते में, लोग जो दिखे उसको बस के अंदर, बाहर जो नजारा दिखे, वो सब उसने एक यात्री के तौर पे समझाया है। तो ये ट्रैवल लिटरेचर का भी पीस हम मान सकते हैं, जो ट्रैवल राइटिंग का भी पीस मान सकते हैं इस पोएम को। मॉडर्निज्म, देखो कोलात्कर मॉडर्न राइटर थे, और इस पोएम में भी मॉडर्निज्म के कई फीचर नजर आते हैं, जैसे कि बेसिकली एक तो एंटी ट्रेडिशनल है, परंपरागत तरीके से हटके, मतलब बेसिकली परंपराएं जो होती है ना, उनकी मॉडर्न राइटिंग परंपराओं के अगेंस्ट में जाती है। तो यहाँ पे पोएट का एटीट्यूड रिलीजियस साइट्स या राइट्स के अगेंस्ट में, एक तरीके से उसके लिए उनका कोई इंपॉर्टेंस नजर नहीं आता। तो ये मॉडर्न थॉट वाले लोग जो होते हैं ना, वो इस तरीके से विचारधारा मतलब उनकी होती है। लाइफ में अनसर्टेनिटी को भी दिखाती है पोएम, जैसे कि बम्पी, थका देने वाली राइड। तो ये इस तरह के जो एलिमेंट है, ये लाइफ में अस्थिरता को मतलब दर्शाते हैं। साथ में एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, लैंग्वेज थोड़ी सी बोल सकते हैं मल्टीपल मीनिंग वाली, और थोड़ी टफ है। मतलब टफ उस सेंस में नहीं, कॉम्प्लेक्स में जटिल, जिसका अर्थ निकालना मुश्किल हो, कई सारे अर्थ निकलते हैं उसमें। जैसे योर ओन डिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेस, आपका खुद का बटा हुआ चेहरा ग्लासेस में नजर आ रहा है ना, ओल्ड मैन की नाक पे। तो उसका अर्थ सीधा सा एक तरफ से ये नजर आता है कि भाई ओल्ड मैन की आंखों पे दो चश्मे लगे हुए हैं, मतलब, और उन दोनों चश्मों में सामने बैठे पोएट का चेहरा दोनों चश्मों में अलग अलग बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तो इसका अर्थ ये निकलता है, दूसरा अर्थ इसका ये निकलता है कि आपकी जो विचार है वो अलग है उस ओल्ड मैन से, डिवाइडेड है, मतलब आप बट चुके हो, एक तरह से दो पालों में बट चुके हो, उसके विचार दूसरी तरफ है, आपके दूसरी तरफ है। इसका अर्थ ये भी निकलता है। और फिर आगे, यू सीम टू मूव कॉन्टिन्यूअली फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क बियॉन्ड हिज आईब्रोज। अब देखो, आप लगातार एक डेस्टिनेशन, एक दिशा की तरफ बढ़े जा रहे हैं, उसके कास्ट मार्क से बियॉन्ड, यानी उसके तिलक से बियॉन्ड जाके। एक तरफ तो अर्थ ये निकल रहा है कि बस सीधे एक डायरेक्शन में चल रही है और आपको लगातार मतलब आगे की तरफ धक्का मिल रहा है, और आप उस सामने बैठे ओल्ड मैन से भी टकरा रहे हैं, प्लस उस दिशा में आप लगातार आगे बढ़े जा रहे हैं। मतलब एक टारगेट है, एक जर्नी पे, मतलब आपको वहां पहुंचना है धार्मिक स्थल पे। पर दूसरा अर्थ इसका ये निकल रहा है कि देखो, ओल्ड मैन के लिए तो वो एक धार्मिक स्थान है, ठीक है, परंतु आप उस धर्म वाले स्थान से परे जा चुके हो। आपकी सोच सिर्फ धर्म की वजह से आप उस जगह पे जाने की नहीं है। आपकी सोच है कि मेरे लिए वो एक बस डेस्टिनेशन है, एक गंतव्य स्थान है, मुझे वहां तक पहुंचना है, उस जगह को देखना है। इसका अर्थ ये भी निकलता है। तो फिर लास्ट में देखो, व्हेन यू गेट ऑफ द बस, जब आप बस से उतरते हो, तो यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन हेड, तो आप कहीं गलती से ओल्ड मैन के सिर पे पैर ना रख दें। तो इसका एक अर्थ तो मैंने बताया कि बेसिकली भीड़ भाड़ होती है बस में, लोग नीचे बैठे हुए हैं, आप गलती से कहीं ओल्ड मैन पे सिर पे पैर ना रख दें, बच के निकलना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ऊपर शाब्दिक अर्थ निकलता है, और दूसरा मैंने ये अर्थ बताया कि भाई ओल्ड मैन के जो विचार है, कहीं आप उन विचारों पे ना चलना शुरू कर दें। उसके विचार परंपरागत ट्रेडिशनल विचार है, कहीं आप उन पे चलने ना शुरू कर दें, क्योंकि आप तो कैसे मॉडर्न सोच के व्यक्ति हैं, पोएट मॉडर्न सोच के। तो इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है। तो ये मॉडर्निज्म के फीचर्स है, इस तरह की जो मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं ना पोइट्री या कोई भी राइटिंग्स में। अब देखो स्ट्रक्चर और राइम स्कीम क्या है पोएम में। देखो, पोएम तो फ्री वर्स में लिखी गई है, कोई राइम स्कीम नहीं है, ना ही कोई रिदम है, कोई लाइन इतनी लंबी है, कोई छोटी है, कोई तुकबंदी भी नहीं है, ठीक है पोएम में बेसिकली। और इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेंजा फॉर्मेशन भी नहीं है, कोई स्टेंजा नहीं है। देखो पोएम भी एक्चुअल में अपनी, मैंने जब पढ़ाई थी आपको दिखाई थी ना, देखो कोई लाइन इतनी सी है, कोई इतनी बड़ी है, रिदम भी नहीं है, ना कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम है। डाउन, बस, जेजुरी, कोई तुकबंदी नहीं बैठ रही। विपिंग, एल्बो, कोई तुकबंदी नहीं बैठ रही, ठीक है। इसलिए ये इसमें कोई तुकबंदी मतलब कोई स्टेंजा फॉर्मेशन भी नहीं है, मतलब कोई और कोई राइम स्कीम भी नहीं है। तो बच्चों ये रही अपनी पोयम। इसके नोट्स तो आपको साइट में मिल जाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एक्सप्लेनेशन चीजें और मैंने एडिशनल बताई, जो मैंने समझाई थी पोयम उसके अलावा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।